हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे संकरण का अनुप्रयोग सामान्य कार्बनिक रसायन में। जीओसी के अंदर संकरण कैसे इस्तेमाल करते हैं। लास्ट क्लास में, पिछले लेक्चर में हमने आपको sp, sp2, sp3 हाइब्रिडाइजेशन निकालना सिखाया था इथेन, इथीन और इथाइन में। आज इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले देखिए कि अगर मैं जो टॉपिक से क्वेश्चन बनने वाला है, अगर मैं परसेंटेज कैरेक्टर की बात करूं, परसेंटेज कैरेक्टर है ना, प्रतिशत में अगर गुण देखा जाए, किसकी, एस और पी का प्रतिशत निकाला जाए ना, sp में, sp2 में और sp3 में, तो हम लोग की मैथमेटिक्स, बेसिक मैथमेटिक्स ठीक है, इसलिए sp का मतलब हुआ आधा s आधा p, 50-50 ना, 50% ये और 50% ये। sp2 का मतलब हुआ, sp2 का मतलब क्या होता है, ये देखिए 3 ऑर्बिटल है और 3 में एक s है, तो 1/3 और 1/3 का परसेंट निकालेंगे तो 1/3 इंटू 100 ना, तो 33.3%। फिर ये कितना हो गया, 66.6%। sp3 4 ऑर्बिटल है, 4 में एक s है तो 1/4, मतलब 100/4, तो 25% ना, ये हो गया 75%। अब यहां पर एक एग्जाम में पूछे जाने लग अच्छा सा प्रश्न है। प्रश्न ये है कि px कैरेक्टर कितना होगा। अच्छा, हम लोगों को पता है sp हाइब्रिडाइजेशन में एक s और एक p लेना है। वो p आप px भी ले सकते हो, py भी ले सकते हो, pz भी ले सकते हो। तो अब आप देख रहे हो कि sp में एक p लेना है, तो मान लो कि px ही लिया गया है, तो जो ये p का कैरेक्टर होगा वो किसका होगा, px का होगा। लेकिन अगर px नहीं लिया गया होगा, py लिया गया होगा, तब उसका कैरेक्टर 0% हो जाएगा। तो आंसर क्या हो गया, आइदर 50% और 0%। मेरे ऐसे अभ्यर्थी जिनको sp में एक s और एक p लिया गया है और p कोई भी हो सकता है, px, py, pz कोई भी हो सकता है, अगर समझ पा रहे हो तो इस बात को समझ पा रहे होंगे कि अगर p px है तब तो 50% होगा, अगर p px नहीं है तब वो 0% होगा। बिल्कुल ऐसे ही sp2 में 2 p है, एक s और 2 p। अब ये 2 p में px py भी हो सकता है, py pz भी हो सकता है और px pz भी हो सकता है, क्योंकि हम लोग को पता है px py pz में कोई अंतर नहीं है। अंतर है तो किस बात का, एक्सिस पे उनका ओरिएंटेशन, वो x एक्सिस पर है, ये y एक्सिस पर है, z एक्सिस पर, बस इतना सा अंतर है। तो अगर मैं ये मान लूं कि sp2 में एक s एक px है और एक py है, ऐसा मान लो, तो 3 ऑर्बिटल में एक px हुआ और 3 में एक px हुआ, तो 33%, 33.3%। और मान ले कि px है ही नहीं sp2 में, py और pz है, तब 0%। तो आंसर क्या हो गया, आइदर 33.3% और 0%। sp3 में ना तीनों पी लेना ही पड़ेगा आपको, कोई पी छोड़ना नहीं है, तीन ही पी होते हैं। तो एक एस, एक px, एक py, एक pz, सबको लेना है। जब सबको लेना है तो 4 में एक px है, तो परसेंट कितना हो गया, 25। इस तरह के टॉपिक से क्वेश्चन क्या बनाए, क्वेश्चन क्या बनेगा, देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन बना। क्वेश्चन बना कि p4 में परसेंटेज p गुण कितने हैं, ये सवाल पूछा गया। आंसर दिया गया 25, पहला आंसर, दूसरा 50, तीसरा 75, चौथा 100। हालांकि ये प्रश्न सामान्य कार्बनिक रसायन से नहीं है, ये प्रश्न रासायनिक बंध, केमिकल बॉन्डिंग से है। लेकिन प्रश्न जहां से भी हो, कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन हमें आना चाहिए। तो देखिए P4 का स्ट्रक्चर कैसे बनता है, P4 मतलब फास्फोरस। देखिए स्मॉल p है तो ये है p ऑर्बिटल, और एक कैपिटल P है तो ये है फास्फोरस। तो अगर मैं 4 p ऑर्बिटल ले लूं, अगर मैं 4 p ऑर्बिटल ले लूं,
एक पी ऑर्बिटल तीनों से बॉन्ड बनाया, फिर ये भी पी तीनों से बॉन्ड बनाया, फिर ये भी पी तीनों से बॉन्ड बनाया। तो हम लोग को पता है फास्फोरस के पास 3 सिग्मा बॉन्ड और 1 लोन पेयर है, और जब भी सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर को जोड़ने पे 2 आता है sp, 3 आता है sp2, 4 आता है sp3। सबको समझ में आ रहा है ना? सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर जोड़ लीजिए, जितना आएगा वही हाइब्रिडेशन होगा। तो अगर देखिए 1 2 3 4 हो गया ना, 4 मतलब sp3, ये देखिए 4 मतलब sp3, 1 s 3 p 4 है ना भाई, 4 मतलब sp3। अब sp3 में पूछ रहा है p, तो sp3 में p कितना होता है? 75%। तो आंसर क्या लगा देंगे आप? 75%। तो सवाल कोई भी बने, पहले कॉन्सेप्ट समझना है। पूछ क्या रहा है? P4 में। P4 मतलब ये स्ट्रक्चर, P के पास हाइब्रिडेशन निकालने के बाद परसेंटेज P निकालना है। तो ऐसे छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं। मैं अगले सवाल की तरफ आपको ले चलता हूं। अब देखिए, पहले एक एक करके कॉन्सेप्ट सीखते जाइए और सवाल मेरे साथ करते जाइए। अगर मैं ऑर्बिटल की साइज की बात करूं, ऑर्बिटल के आकार की बात करूं ना, तो साइज ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, संकरित कक्षकों का साइज, संकरित कक्षकों का साइज अगर इस पे मैं बात करूं, तो हम लोग को पता है कि sp में 1 p है, sp2 में 2 p है और sp3 में 3 p है। तब ध्यान समझिएगा, एक s ऑर्बिटल हो और p हो, तो p ऑर्बिटल साइज में बड़ा है, तो जिसके अंदर p कैरेक्टर ज्यादा होगा वो ज्यादा बड़ा होगा। तो sp में 1 p है, यहां 2 p है, ज्यादा p है, बड़ा होगा, 3 p है और ज्यादा बड़ा होगा। इसका मतलब सबसे बड़ा ऑर्बिटल कौन हो गया? sp3। अच्छा, ऑर्बिटल बड़ा होने से क्या फर्क पड़ता है? जब वो ऑर्बिटल बॉन्ड बनाएगा तो बॉन्ड भी उसका बड़ा होगा। तो प्रश्न किस पे आएंगे? बॉन्ड लेंथ पे। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या होगा? बॉन्ड लेंथ का मतलब क्या होता है? बंध की लंबाई ना, बंध की लंबाई। अब आप लोग को लंबाई की बात करनी हो तो देखना बॉन्ड किसके किसके बीच में बना है। अगर बॉन्ड sp3 के बीच में बना है, बॉन्ड sp3 के बीच में बना है, बॉन्ड sp2 के बीच में बना है, बॉन्ड sp के बीच में बना है, बॉन्ड sp और sp के बीच में बना है, तो अब आपको यह पता है कि जिसमें जितना ज्यादा p होगा वो बॉन्ड उतना ही बड़ा होगा। तो सबसे अधिक pc में 6p, फिर ये 5p, फिर ये 4p, फिर ये 3p और सबसे कम p इसमें है। तो जो बॉन्ड sp3 से बना होगा वो बॉन्ड बड़ा होगा, जो बॉन्ड sp2 से बना होगा वो बॉन्ड छोटा होगा। जितना p घटते जाएगा बॉन्ड की लंबाई घटती जाएगी। ठीक बात है? हाँ, मैंने बोला था कि प्रश्नों को कैसे करना है ये जरूरी है, उसी के लिए थ्योरी सीखनी है। जितनी थ्योरी सीखनी है ना, प्रश्नों के हिसाब सीखनी है, क्योंकि आम तौर पे जो सवाल पूछे जा रहे हैं उससे रिलेटेड टॉपिक हमें पढ़ना है। तो अभी LT ग्रेड की परीक्षा 2018 में होने के बाद हुई नहीं, परीक्षा आज इतने सालों के बाद, 7 सालों के बाद हो रही है। तो पैटर्न में क्या रहेगा ये तो नहीं पता है, लेकिन जो बॉडी एग्जाम करा रही है अगर वो पेपर और सारे बनाती है PCS के पेपर, तो उसमें किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं उनके आधार पर अगर हम लोग एक अपना मूल्यांकन करें और इस तरह से पढ़े कि कुछ भी सवाल घुमा फिरा के पूछ दे LT ग्रेड के लेवल पे तो आपसे ना छूटे, तो हम लोग इस स्ट्रैटेजी के साथ पढ़ेंगे तब हमको सफलता मिलेगी। और इसी स्ट्रैटेजी के लिए हम लोग जाने जाते हैं। तो अब चौथा कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हिंदी में क्या कहेंगे? वैद्युत ऋणात्मकता। वैद्युत ऋणात्मकता क्या होता है? अगर 2 एटम के बीच में सहसंयोजक बंध बना हो, 2 परमाणु अगर सहसंयोजक बंध बनाए हो, तो उस बंध के इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की क्षमता जिसमें ज्यादा है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, और आकर्षित करने की क्षमता की टेंडेंसी या आकर्षित करने की टेंडेंसी प्रवृत्ति कहलाती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो आपको ये पता है कि इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कौन करता है? न्यूक्लियस। अब sp ऑर्बिटल छोटा है, sp2 बड़ा है, sp3 और बड़ा है, तो जो ऑर्बिटल छोटा होगा
वो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को आसानी से अट्रैक्ट करेगा क्योंकि बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन उसके न्यूक्लियस के करीब पड़ेगा। इसका मतलब sp इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन sp2, sp2 इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन sp3। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई ऑर्डर कहे तो बोलेंगे छोटा वाला। और छोटा कौन होता है मेरे भाई, जिसमें p कम होता है, क्योंकि ऊपर आप लिखे हो ना कि ऑर्बिटल बड़ा कौन होता है, sp3 वाला, और छोटा कौन होता है, sp वाला। ठीक है, अब बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बाद, अब बातचीत करते हैं एक पर्टिकुलर नोट जिस पे आपको ध्यान देना है ना। नोट क्या है, अगर बॉन्ड sp2 में बना हो और बॉन्ड sp3 में बना हो, अगर बॉन्ड sp2 में बना हो और बॉन्ड sp3 में बना हो, तो बड़ा बॉन्ड कौन होगा, कौन होगा बताइए। यहां भी देखिए 4p, यहां भी 4p। तो इसके लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। देखिए बॉन्ड मान लीजिए a और a दोनों सेम एटम है, दोनों पर sp2 है। यहां पर a और a दोनों एटम तो सेम है लेकिन हाइब्रिडाइजेशन अलग अलग है ना। जैसे कार्बन में हाइब्रिडेशन sp3 भी हो सकता है, sp भी हो सकता है। अगर दोनों का हाइब्रिडाइजेशन अलग अलग है तो sp इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अगर sp ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो यहां पर क्या आएगा, पार्शियल नेगेटिव। यहां क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव। और इस नेगेटिव और पॉजिटिव से क्या होगा, अट्रैक्शन। और अट्रैक्शन से क्या होगा, बॉन्ड छोटी हो जाएगी। फिर से देखिए दोनों सेम एटम है, कोई चार्ज नहीं, कोई अट्रैक्शन नहीं। दोनों डिफरेंट एटम है, चार्ज आ गया, पार्शियल माइनस पार्शियल प्लस, दोनों में अट्रैक्शन हुआ, बॉन्ड की लंबाई घट गई। इसका मतलब कि अगर जब पहले तो आप पी गिनिए ना, जिसका पी ज्यादा हो, ज्यादा बॉन्ड लेंथ वाला है, लंबाई ज्यादा है। लेकिन अगर पी बराबर आ जाए, जैसे यहां बराबर आ गया 2 2 4 3 1 4, तब ऐसे केस में आप ये देखिए कि किसमें सेम तरह के एटम है। जिसमें सेम तरह के एटम होंगे वो बड़ा होगा, कोई चार्ज नहीं, कोई अट्रैक्शन नहीं। डिफरेंट हाइब्रिडेशन है, चार्ज आएगा, अट्रैक्शन होगा, बॉन्ड छोटा हो जाएगा, तो ये बड़ा हो जाएगा। तो ये बात आपको पूरी अगर समझ में आ गई हो तो इस पर बनने वाले सभी क्वेश्चंस को एक बार सॉल्व करके देखते हैं। इससे आइडिया लग जाएगा कि ये कॉन्सेप्ट कैसे वहां पर अप्लाई हो रहा है। देखिए CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 ना। अब इस मॉलिक्यूल में हमें बॉन्ड लेंथ बतानी है। ये बॉन्ड की नंबरिंग कर दे रहा हूं मैं। ये बॉन्ड नंबर 1 2 3 4 5। हम लोगों को पता है ये बॉन्ड, ये कार्बन 4 सिग्मा बॉन्ड है। इस कार्बन पे हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3। यहाँ 2 सिग्मा बॉन्ड है तो क्या होगा, sp। यहाँ भी 2 सिग्मा है तो क्या होगा, sp। यहाँ भी 4 सिग्मा है तो क्या होगा, sp3। यहाँ पर 3 सिग्मा है तो क्या होगा, sp2। और यहाँ पर भी sp2। ठीक बात है। हम लोग को ये देखने में मिल रहा है ना कि जिसमें p ज्यादा हो, सबसे अधिक p कहां, देखिए बॉन्ड नंबर 1 किसने बनाया, इन लोगों ने। इन दोनों के पास p कुल कितने हैं, 4। बॉन्ड नंबर 2 किसने बनाया, इन दोनों ने, sp ने। कितने p हैं, 2। यहाँ बॉन्ड इसमें कितने p हैं, 4। यहाँ कितने p हैं, 5। यहाँ कितने हैं, 4। तो सबसे अधिक किसका होगा, 5p वालों का। और 5p किसके पास है, बॉन्ड नंबर 4 में है। तो सबसे बड़ा बॉन्ड की लंबाई किसकी हो गई, चौथे की ना। अब 5p के बाद 4p यहां भी है और 4p यहां भी और 4p यहां भी। आपको मैंने बताया अगर दोनों में बराबर p आ जाए तो सेम तरह का ऑर्बिटल वाला बॉन्ड बड़ा होगा और डिफरेंट वालों का छोटा होगा। ये सेम तरह का है तो 4 के बाद 5, 5 के बाद 1 और 1 के बाद 3। ठीक है, इस तरह से हम लोग बॉन्ड की लंबाई वाला क्वेश्चन कर लिया करेंगे। ठीक है, एक प्रश्न मैं आपको देता हूं, थोड़ा प्रैक्टिस कर लें तो मुझे लगता है कि उसके बाद एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि हमने पढ़ तो लिया है लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होने के लिए कई सारे क्वेश्चन चाहिए होते हैं। तो आइए क्वेश्चन करते हैं। CH ट्रिपल बॉन्ड C CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। नंबरिंग कर देता हूं मैं, है ना, 1 2 3 4 5। ये नंबरिंग आईपीएससी नंबरिंग नहीं मेरे भाई ना। ये नंबरिंग बस बॉन्ड का नंबर क्वेश्चन में गिवन है, मार्क किया गया है नंबर। आपको बताना है कि कौन सा बॉन्ड ना बड़ा होगा, कौन सा बॉन्ड छोटा होगा। ठीक है, थोड़ा सा वक्त आपको मैं देता हूं, आप इसको करके देख लीजिए। हाँ।
हाँ, मेरे ख्याल से प्रश्न आपने सॉल्व कर लिए होंगे। अब इसका आंसर देखना है। चलिए, ये sp, sp, ये भी sp, ये sp3, sp3, ये sp2 और ये sp2। हम लोगों को पता है कि ज्यादा p होना चाहिए। मैं फिर से एक बार बताऊं, ये sp3 में ज्यादा p है, 6 p है। sp3 sp2 में 5 p है, sp2 sp2 में 4 p है, sp3 sp में 4 p है और sp sp में 2 p है। एक बार ध्यान से आप देख लें, यहां पर 2 p है, 2 p, यहां पर देखिए 4 p है, यहां पर 6 p है, यहां 5 p है और यहां पे 4 p है। दिख रहा होगा आपको। अब इसमें हमको पता है ज्यादा p वाला बड़ा है, तो सबसे बड़ा बॉन्ड कौन सा हो गया? 3 नंबर। इसके बाद किसका नंबर आएगा? ये 4 नंबर, और 4 नंबर के बाद है ना, यहां भी 4 p और यहां भी 4 p, लेकिन ये दोनों सेम एटम है, ये डिफरेंट है। तो 5वां नंबर, फिर दूसरा नंबर, सबसे छोटा पहला नंबर। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, बॉन्ड लेंथ को आपस में कंपेयर करते हैं और बॉन्ड लेंथ वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो मुझे जहां तक उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा ना। अगर आपको डाउट हो तो एक सवाल और दे दूं मैं। भाई कभी कभी ऐसा होता है ना कि समझ में आता रहता है लेकिन फिर भी भरोसा नहीं होता कि हमको कैसे आ गया है। तो लीजिए एक सवाल और, ये बॉन्ड नंबर 1, बॉन्ड नंबर 2, बॉन्ड नंबर 3, बॉन्ड नंबर 4, बॉन्ड नंबर 5, बॉन्ड नंबर 6, बॉन्ड नंबर 7 करें। लाइट बहुत लग रही है, आँख में दम सर भारी जा रहा है। हाँ जी, तो पहले तो हम लोग देख लीजिए कौन कौन किसने बनाया। ये बॉन्ड किसने बनाया? sp3 sp3, ये किसने बनाया? sp3 sp3 ना। यहां पर sp हाइब्रिडेशन, यहां पर sp, यहां sp3, यहां sp2 और यहां पर sp2। क्या कर रहे हैं हम लोग? सिग्मा बॉन्ड गिन रहे हैं। जिस कार्बन पे हाइड्रोजन नहीं है उसका हाइड्रोजन भी काउंट करके कर रहे हैं। तो अब यहां पर देखिए कार्बन के पास 2 बॉन्ड है, 2 हाइड्रोजन sp3, यहाँ पे 4 बॉन्ड है, बस 2 सिग्मा sp ना। यहाँ भी देखिए बिल्कुल सेम इसी की तरह, और यहाँ पर देखिए 3 बॉन्ड दिख रहा है तो 1 हाइड्रोजन होगा, तो 3 सिग्मा sp2। तो पहले तो हम लोगों ने संकरण निकाल लिया। अब इसके बाद पी गिन लें। तो सबसे अधिक पी कहाँ दिख रहे हैं? यहाँ पे चौथे में है ना, sp3 चौथे के बाद ये देखिए sp3 sp2, ये हो गया 5वां, और ये भी sp3 sp2 तो बराबर 7वां ना। इसके बाद ये sp3 sp और ये भी sp3 sp, तो इसके बाद नंबर आ गया तीसरा, सबसे छोटा दूसरा। छठवां रह गया क्या कहीं? हाँ, sp2 छठवां रह गया। तो छठवां कहाँ है? 3 और 1 के बीच में। अपने अपने आंसर मिला लें भाई। ये 3 प्रश्नों को सॉल्व करा के हमने बॉन्ड लेंथ वाला एप्लीकेशन कराया है। अब मैं आगे इसका एप्लीकेशन और समझाता हूं जो जीएससी में आपको बहुत ज्यादा यूज होना है ना। देखिए सबसे पहले तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, अगला एप्लीकेशन है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन का अस्थायित्व है ना, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। कार्बन पे प्लस है तो कार्बोकेटायन का अस्थायित्व ना। हम लोग को पता है कि कार्बोकेटायन 2 तरह के हो सकते हैं, एक sp2 और एक sp3। क्यों? क्योंकि कार्बोकेटायन में प्लस को नहीं जोड़ते हैं, और एक प्लस के बाद 3 ही सिग्मा बॉन्ड हो सकती है, या 2 सिग्मा बॉन्ड 1 पाई हो सकता है ना। देखिए ये देखिए, या तो ऐसे हो सकता है या तो ऐसे हो सकता है। ठीक बात है। तो अगर सिग्मा बॉन्ड 3 है तो हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp2। अगर सिग्मा बॉन्ड 2 है तो हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp। अब आपको देखना है कि sp2 sp3 तो नहीं हुआ ना भाई, ये तो चेंज करिए, करेक्शन करते हैं है ना। sp2 और sp हुआ ना, sp3 तो हो ही नहीं सकता है ना, क्योंकि sp3 के लिए 4 सिग्मा बॉन्ड प्लस कहां से आएगा? ठीक बात है।
हाँ, अब sp2 और sp में आपको स्टेबिलिटी पूछ रहा है। सबको पता है sp छोटा है तो कार्बोकेटायन अपने न्यूक्लियस के करीब होगा, sp2 बड़ा है तो कार्बोकेटायन अपने न्यूक्लियस से दूर होगा, और सेम चार्ज अगर दूर होते हैं तो प्रतिकर्षण कम होता है, सेम चार्ज पास होते हैं तो प्रतिकर्षण होता है, प्रतिकर्षण से स्टेबिलिटी घटती है। तो अगर हम इन दोनों में कंपेयर करें तो क्या होगा, इन दोनों में कंपेयर करें तो हमें बड़ा चाहिए कार्बोकेटायन, बड़ा होने से क्या होता है, प्लस चार्ज अपने न्यूक्लियस से दूर होता है, तो ज्यादा स्टेबल कौन हो गया, sp2 ज्यादा स्टेबल हो गया sp से। तो अब इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन हो गया, ये ज्यादा स्टेबल हो गया ना। सामान्य कार्बनिक रसायन में कार्बोकेटायन के स्टेबिलिटी का बहुत कॉन्सेप्ट यूज करते हैं ना। अच्छा, हम लोग को पता है sp2 अगर कोई कार्बोकेटायन है तो उसको कैसा होना चाहिए, उसको होना चाहिए प्लेनर। कैसा होना चाहिए, प्लेनर, समतलीय, है ना, एक समतलीय कोप्लेनर। और अगर कोई sp है तो उसको कैसा होना चाहिए, उसको होना चाहिए लीनियर, रेखीय। sp2 को समतलीय होना चाहिए और sp को लीनियर होना चाहिए। ये बात हम लोग को पता है, ये बात हम लोग को पता है। तो अगर ये बात पता है तो अगर मैं कोई ऐसा कार्बोकेटायन लूं जो हाइब्रिडेशन sp है लेकिन लीनियर नहीं है, इस कार्बोकेटायन को देखिए यहां 2 सिग्मा बॉन्ड दिख रहा है ना, लेकिन 2 सिग्मा बॉन्ड मतलब sp, लेकिन लीनियर नहीं है। इस कार्बोकेटायन पर sp लीनियर नहीं है। क्यों लीनियर नहीं है, क्योंकि बेंजीन रिंग है तो 180 डिग्री नहीं होगा, तो लीनियर नहीं है। तो sp तो है लेकिन नॉन लीनियर है। बिल्कुल ऐसे ही अगर कोई कार्बोकेटायन sp2 है लेकिन प्लेनर नहीं है, देखिए ये ब्रिज है, यहां प्लस रख दें। ब्रिज कैसे बनता है, ऐसे बाहर निकल के ना, हम लोग बहुत सारे ब्रिज पार करते हैं तो पता है कि ब्रिज का मतलब हो गया कि कार्बन ऐसे बाहर निकला हुआ है। अब यहां पर हाइब्रिडेशन निकालेंगे 3 सिग्मा बॉन्ड तो क्या आ जाएगा, sp2, लेकिन एक प्लेन में नहीं है, ब्रिज है, बाहर निकला हुआ है। तो अब देखिए ये sp2 प्लेनर नहीं है, नॉन प्लेनर, और sp लीनियर नहीं है। तो ये दोनों के दोनों ना, ये और ये दोनों एग्जिस्ट नहीं करेंगे ना, ये दोनों एग्जिस्ट नहीं करेंगे, कांट एग्जिस्ट, कांट एग्जिस्ट। sp है तो लीनियर होगा एग्जिस्ट करने के लिए, sp2 है तो प्लेनर होगा, और अगर ऐसा नहीं है तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये sp है, लीनियर नहीं है, ये sp2 है, प्लेनर नहीं है, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये था कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी। अब सिमिलरली अप्लाई करते हैं कार्बेनायन की स्टेबिलिटी। अभी कैंसिल कर दो, मैडम पढ़ाएंगे।